गबन भाग 50। दारोगा को भला कहाँ चैन। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवी दीन के घर जा पहुँचे। वहाँ मालूम हुआ कि रमा को यहाँ से गए आधा घंटे से ऊपर हो गया। फिर थाने लौटे। वहाँ रमा का अब तक पता न था। समझे देवी दीन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा रखा होगा। सरपट साइकिल दौड़ाते हुए फिर देवी दीन के घर पहुँचे और धमकाना शुरू किया। देवी दीन ने कहा, विश्राम न हो, घर की खाना तलाशी ले लीजिए। और क्या कीजिएगा, वो कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है। एक कोठरी नीचे है, एक ऊपर। दारोगा ने साइकिल से उतरकर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं, वह कहाँ गए? देवी दीन, मुझे कुछ मालूम हो तब तो बताऊं साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दारोगा, वह कब इलाहाबाद जा रही हैं? देवी दीन, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बातचीत नहीं की। जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना हो जाएगा वह यहाँ से ना जाएंगी। दारोगा, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। यह कहते हुए दारोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहाँ 3 औरतों को देखकर चौंके। जौहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दारोगा जी को शक हुआ, शायद हजरत यह भेष बदले तो नहीं बैठे हैं। देवी दीन से पूछा, यह तीसरी औरत कौन है? देवी दीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आ जाती है। दारोगा, मुझी से उड़ते हो बच्चा? साड़ी पहनाकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो? इनमें कौन जालपा देवी हैं? उनसे कह दो नीचे चली जाएं, दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जालपा हट गई तो दारोगा जी ने जोहरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे यह चालें क्या कहकर वहाँ से आए थे और यहाँ आकर मज़े में आ गए? सारा गुस्सा हवा हो गया। अब यह भेष उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। यह कहकर उन्होंने जोहरा का घूंघट उठा दिया। जोहरा ने ठहाका मारा। दारोगा जी मानो फिसलकर विस्मय सागर में पड़े। बोले, अरे तुम हो जोहरा, तुम यहाँ कहाँ? जोहरा, अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए? तुम्हें तो मालूम ही होगा, वह तो मेरे यहाँ आने के पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बात करने लगी। अच्छा, जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जोहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुंचे? ना जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दारोगा ने पूछा, जालपा कब तक यहाँ से जाएगी? जोहरा, मैंने खूब पट्टी बढ़ाई है, उसके जाने की अब जरूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दारोगा, तुम्हें यकीन है कि अब यह कोई शरारत न करेगी? जोहरा, हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। दारोगा, तो फिर यह कहाँ गया? जोहरा, कह नहीं सकती। दारोगा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना जरूरी है। ज़्यादा पी तो नहीं गया था? जोहरा, पिए हुए तो थे। दारोगा, तो कहीं फिर गिर पड़ा होगा, इसने बहुत दिक किया। तो मैं जरा उधर जाता हूँ, तुम्हें जब पहुँचा दूँ तुम्हारे घर तक? जोहरा, बड़ी इनायत होगी। दारोगा ने जोहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको जरा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया, मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता। जोहरा, चलो आज कुछ गपशप हो, बहुत दिन हुए तुम्हारी करम की निगाह नहीं हुई। जोहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इत्तला तो कीजिए, यह गपशप का मौका नहीं है। दारोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा, नहीं, अब न जाऊंगा। जोहरा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूँ। जोहरा, आप मानते नहीं हैं, शायद डिप्टी साहब आते हों, आज उन्होंने कहला भेजा था। दारोगा, मुझे चकमा दे रही हो जोहरा? देखो, इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। जोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकाल कर बोली, आदाब अर्ज। भाग 51। दारोगा घर जाकर लेट रहे। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे, टेलीक्सेन पर पुकार हुई। जाकर सुनने लगे। डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया है, उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा। उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना होगा। रात को वह बंगले पर था या नहीं? दारोगा ने कहा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था। टेलीफोन, तुमने उसको क्यों जाने दिया? हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज से सब हाल कह दिया है। मुकदमा का जांच फिर से होगा। आपसे बड़ा भारी ब्लंडर हुआ है, हमारा सारा मेहनत पानी में फिर गया। उसको ज़बरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दारोगा, तो क्या वह जज साहब के पास गया था? डिप्टी, हाँ साहब, वहीं गया था और जज भी कायदा को तोड़ दिया। फिर से मुकदमा का पेशी करेगा। रमा अपना बयान बदलेगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। और यह सब आपका बंगलिंग है, हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा। जोहरा भी दगा दिया। दारोगा उसी वक्त रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था
कि पावें तो समूचा ही निगल जाए। कम भक्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की पर दगा कर ही गया। इसमें जोहरा की भी साठ गांठ है। बीवी को डांट फटकार करने का महज बहाना था। जोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ, कहाँ जाती है। देवी दीन से भी समझूंगा। एक हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही उसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। रात की रात और दिन के दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे से कहीं ज़्यादा अपनी जेब फिक्र थी। सबसे ज़्यादा घबराहट दारोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी और खुद बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी, इसकी सारे शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी। कभी ऐसा नहीं हुआ। वकीलों में इस पर कानूनी बहसें होती। जज साहब ऐसा कर भी सकते हैं, मगर जज दृढ़ था। पुलिस वालों ने बड़े बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर ने यहाँ तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, लेकिन जज ने किसी की भी ना सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असह्य था। उसने हाई कोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले रात दिन रमा की तलाश में दौड़ धूप करते रहते थे, लेकिन रमा न जाने कहाँ जा छिपा था कि उसका कुछ पता ही न चलता था। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही, मनो कागज स्याह कर दिए गए। उधर समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती थी। एक पत्रकार ने जालपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया। दूसरे ने जोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उधेड़ दी। जोहरा ने तो लिखा था कि मुझे 50 रुपये रोज इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने या विचार करने का अवसर न मिले। पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। जोहरा और जालपा दोनों कहीं और जा छिपी, नहीं तो पुलिस ने जरूर उनकी शरारत का मजा चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, फिर भी रोज़ 10-12 हज़ार आदमी जमा हो जाते थे। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुलजिमों में कोई मुखबिर बन जाए, पर उसका उद्योग ना सफल हुआ। दारोगा जी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वह इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवा और कुछ न किया। जब सारा यश अफसरों को मिलता और सारा अपयश मातहतों को, तो दारोगा जी को क्या गरज पड़ी थी कि नई शहादतों की फिक्र में सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दारोगा ही के सिर मड़ा। उन्हीं की बेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकला। अगर ज़्यादा सख्ती से निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती और वह कैसे रात को उससे मिल सकता था। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था। तबेले की बला बंदर के सिर गई। दारोगा तनज्जुल हो गए और नायब दारोगा की तराई में तबादला कर दिया गया। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा हो ही गए। लोग जालपा को भी खींच ले गए। पीछे पीछे देवी दीन भी पहुंचा। जालपा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जालपा देवी की जय से आकाश गूंज रहा था। मगर रमानाथ की परीक्षा भी समाप्त न हुई थी। उस पर दरोग बयानी का अभियान चलाने का निश्चय हो गया। नमस्कार दोस्तों, अभी तक के गबन के सभी अध्याय आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ यह अमर उपन्यास उन्हीं के शब्दों में लिखा हुआ मैं पढ़ रही हूँ। आपको मेरे द्वारा बोला गया यह उपन्यास कैसा लगा, और अब अगर आपने शुरू से यह उपन्यास सुना है तो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। बस एक कदम दूरी पर हम गबन के अंतिम क्षणों से दूर हैं। तो अगले अध्याय में आपको गबन का अंत पता चल जाएगा कि आखिर में क्या हुआ। तो बने रहिए बस एक कदम दूरी पर। मिलते हैं आखिरी एपिसोड में। तो अब यह अगली बार रहेगा गबन का आखिरी बिल्कुल अंत। ज़रूर देखिएगा।